अक्सर जब भी हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं बिल्कुल। तो दिमाग में कैसी तस्वीर उभरती है? ज्यादातर तो वही धूल भरी पुरानी इमारतें या फिर राजाओं के बड़े बड़े महल। बिल्कुल। विशाल सेनाएं, तलवारों वाले खूनी युद्ध। मतलब ऐसा लगता है जैसे इतिहास सिर्फ शासकों के अहंकार और युद्धों का ही कोई ब्यौरा हो। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। लंबे समय तक तो यही माना जाता रहा कि प्राचीन काल का मतलब यह है, एक क्रूर राजा और बस अव्यवस्था। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या हो जब जमीन के हजारों टन मलबे के नीचे से एक ऐसा शहर निकले जो आज के हमारे कई आधुनिक महानगरों से भी ज्यादा सलीके से बसाया गया हो। वो भी बिना किसी बड़े हथियारों के जखीरे के। सही कहा। और एकदम सीधी कटी हुई सड़कें, पक्की नालियों का ऐसा जाल जो बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर दे। आज का हमारा ये डीप डाइव या विस्तृत विश्लेषण इसी रहस्य को सुलझाने के लिए है। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर एक बहुत ही विस्तृत स्टडी गाइड है। हाँ, और जो स्टूडेंट्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी या रेलवे और बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये विषय हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल। प्राचीन इतिहास से जुड़े प्रश्न तो हर साल आते ही हैं। आते ही हैं। लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। मतलब आज हम इस पूरी चर्चा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों किलोमीटर में फैली इस सभ्यता ने, वो भी बिना किसी तानाशाह के, इतना सटीक मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हासिल किया। और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। मतलब आज से लगभग 4500 साल पीछे। यानी 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का दौर। हाँ बिल्कुल, कांस्य युग का वो दौर जिसे इस सभ्यता का परिपक्व चरण या मैच्योर फेस कहा जाता है। अच्छा। आप कल्पना कीजिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग खानाबदोश जीवन बिता रहे थे, जंगलों में थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लोग पक्की ईंटों के 2 मंजिला घरों में रह रहे थे। ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया के बड़े बड़े विद्वान यही मानते थे कि भारत का इतिहास सिकंदर के आक्रमण से शुरू होता है। हाँ, या फिर ज्यादा से ज्यादा वैदिक काल से। उससे पहले यहाँ कुछ खास था ही नहीं, ऐसा माना जाता था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने मतलब इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया? वो 1921 का साल था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। उनके निर्देशन में दयाराम साहनी जी रावी नदी के तट पर खुदाई कर रहे थे और वहां उन्हें हड़प्पा के अवशेष मिले। और उसके ठीक 1 साल बाद मोहनजोदाड़ो की खोज हुई है ना? बिल्कुल। 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। और वो रेलवे लाइन वाली कहानी भी तो है। हाँ, असल में रेलवे लाइन बिछाने के लिए जब मजदूर वहां से ईंटें निकाल रहे थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे हजारों साल पुरानी एक महान सभ्यता के अवशेष निकाल रहे हैं। लेकिन इन 2 खोजों ने रातों रात भारतीय इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। रेलवे लाइन बिछाने की उस घटना ने वाकई किस्मत बदल दी। खैर, अब जब हम इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो शुरुआत में इसे सिर्फ सिंधु नदी की घाटी तक सीमित माना गया था, है ना? हाँ, इसीलिए तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम मिला। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, इसका विस्तार देखकर खुद पुरातत्वविद भी चौंक गए। तो ये कितना बड़ा था? मतलब क्या ये सिर्फ 2 शहरों की कहानी थी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसका पूरा भौगोलिक नक्शा देखें तो उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक इसका विस्तार था। अच्छा, और पूरब से पश्चिम? पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंडौर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। मतलब ये लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल नेटवर्क था। तो क्या ये समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़ा था? हाँ, काफी बड़ा इलाका था। उन दोनों सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल उनसे ज्यादा था। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। इतने बड़े इलाके में दर्जनों शहर मिले होंगे। बिल्कुल मिले हैं, लेकिन परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो कुछ चुनिंदा शहरों और वहां मिली खास चीजों के बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, एग्जाम्स में अक्सर ऐसा लगता है जैसे हर शहर की अपनी एक अलग स्पेशलिटी थी। जैसे अगर हम हड़प्पा की ही बात करें, रावी नदी के किनारे बसे शहर में बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। हाँ, जो अनाज गोदाम होते थे। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ एक खास कब्रिस्तान भी मिला है जिसे R37 कहा जाता है।
अब ये नाम थोड़ा अजीब लगता है, जैसे किसी स्पेसक्राफ्ट या रोबोट का नाम हो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दरअसल R37 कोई रहस्यमयी नाम नहीं है। ये सिर्फ पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई के दौरान दिया गया एक तकनीकी नाम है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसमें जो R है उसका मतलब उस विशेष क्षेत्र या सिमिट्री R से है, और 37 उस ट्रेंच या गड्ढे का नंबर है जहां ये मिला था। ओह, तो ये सिर्फ एक कोड है। हाँ, लेकिन परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो कंकाल मिले हैं उनका अध्ययन करके ही वैज्ञानिकों को उस समय के लोगों के स्वास्थ्य, बीमारियों और रहन-सहन की बहुत सी सटीक जानकारियां मिली हैं। ये एक बहुत ही तार्किक बात है। इसके अलावा हड़प्पा से बलुआ पत्थर की एक मानव मूर्ति भी तो मिली है ना? बिल्कुल, और हड़प्पा के बाद सबसे अहम नंबर आता है मोहनजोदड़ो का, जो सिंधु नदी के किनारे था। हाँ, शायद सबसे ज्यादा चर्चा इसी शहर की होती है। यहाँ का विशाल स्नानागार, या जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं, वो बहुत मशहूर है। हाँ, ग्रेट बाथ। उससे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई सार्वजनिक स्विमिंग पूल रहा हो, या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहाने की खास जगह। बिल्कुल, और उस ग्रेट बाथ की वाटरप्रूफिंग तकनीक तो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। वो कैसे? उन्होंने पकी ईंटों के साथ चारकोल और बिटुमेन का इस्तेमाल किया था ताकि पानी का रिसाव ना हो। मतलब सोचिए, आज से 4500 साल पहले। अमेजिंग। और मोहनजोदाड़ो से ही तो वो कांसे की नर्तकी की मशहूर मूर्ति भी मिली है ना? हाँ, और दाढ़ी वाले एक पुरोहित की प्रतिमा भी, साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशुपति मोहर मिली है जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अब अगर हम भारत के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो गुजरात में लोथल एक बहुत ही प्रमुख स्थल है, जो भोगवा नदी के किनारे बसा था। सही कहा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों या कृत्रिम गोदीबाड़ा, जिसे डॉकयार्ड कहते हैं, उनमें से एक था। यहाँ से चावल के अवशेष भी मिले हैं। और इसी तरह राजस्थान में कालीबंगा है, जहाँ जुते हुए खेत और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। हाँ, लेकिन इस पूरी सूची में 2 शहर ऐसे हैं जो मुझे अपने अनोखेपन के लिए बहुत दिलचस्प लगते हैं, चन्हुदड़ो और धोलावीरा। हाँ, ये दोनों काफी अलग हैं। मतलब चन्हुदड़ो पूरे सिंधु क्षेत्र का एकमात्र ऐसा शहर था जहां कोई दुर्ग या सिटाडल नहीं था। वहां मनके बनाने का कारखाना था, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं और कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान भी। और दूसरी तरफ धौलावीरा है। बिल्कुल, धौलावीरा बाकी शहरों की तरह 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग, मध्यानगर और निचला नगर। वहां से साइन बोर्ड्स भी मिला है और जल संचयन प्रणाली भी। तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम इतने बड़े मानकीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ चन्हुदड़ों में दुर्ग का ना होना या धौलावीरा का 3 हिस्सों में बटा होना, ये क्या दर्शाता है? क्या हर शहर का अपना एक अलग प्रशासनिक मॉडल था? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, और असल में यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षक जानबूझकर इन्हीं अपवादों पर सवाल बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये रटने की बजाय समझ की मांग करते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मानकीकरण का मतलब ये नहीं था कि हर शहर एक कार्बन कॉपी था। तो फिर क्या था? चन्हुदड़ों में दुर्ग का ना होना यह संकेत देता है कि शायद वो एक विशुद्ध औद्योगिक शहर या इंडस्ट्रियल हब था। वहां प्रशासकों से ज्यादा शिल्पकार और मजदूर रहते थे। ओह, इसलिए वहां ऊंचे किले या दुर्ग की जरूरत नहीं पड़ी? सही कहा। और दूसरी ओर धोलावीरा में जल प्रबंधन की एक बहुत ही जटिल प्रणाली थी। वहां का समाज शायद अधिक पदानुक्रमित था, इसीलिए उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। मतलब एक व्यापक नियम होने के बावजूद वे लोग स्थानीय जरूरतों और अपने भूगोल के हिसाब से बदलाव करने में सक्षम थे। बिल्कुल, ये अपवाद ही उनकी विविधता को दर्शाते हैं। यानी उनके पास एक मास्टर प्लान था, लेकिन वे उसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना जानते थे। और मास्टर प्लान से मुझे याद आया इस सभ्यता की वास्तुकला और नगर नियोजन। हाँ, जो कि बहुत ही खास है। उनकी वो ग्रिड पद्धति जहां सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण या 90 डिग्री पर काटती थीं, पूरे शहर को आयताकार खंडों में बांटा गया था। बिल्कुल, और सिर्फ सड़कें ही नहीं, उनके घर बनाने का तरीका भी अद्वितीय था। हाँ, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में उस समय धूप में सुखाई गई ईंटें इस्तेमाल होती थी, है ना? बिल्कुल। हड़प्पा वासियों ने भट्टे में पकी ईंटें इस्तेमाल की। और सबसे हैरान करने वाली बात है,
उन ईंटों का अनुपात। वो 4:2:1 वाला अनुपात? हाँ, चाहे आप हड़प्पा में खुदाई करें, मोहेंजोदड़ो में या फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर लोथल में, हर जगह पकी हुई ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 ही मिलता है। इसका कड़ाई से पालन किया गया था। ये अनुपात वाला तथ्य ही उस सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। मतलब बिना किसी केंद्रीय डिक्टेटरशिप के इतनी बड़ी जगह पर एक ही साइज की ईंटें कैसे बन रही थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसके अलावा उनके ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी प्रणाली को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज के किसी आधुनिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम ने बिल्डिंग बायलॉज बनाए हों। हाँ, घरों की नालियां गली की मुख्य नाली से जुड़ती थीं और वे ढकी हुई होती थी। बिल्कुल, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सफाई के लिए मैन होल या गड्ढे बने होते थे। मतलब हजारों साल पहले मैन होल का कॉन्सेप्ट। और एक बहुत ही समझदारी वाली बात, उनके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय पीछे गलियों में खुलते थे। लोथल को छोड़कर? हाँ, लोथल एक अपवाद था क्योंकि वो एक व्यापारिक शहर था, तो वहां दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, लेकिन बाकी हर जगह दरवाजे गलियों में खुलते थे। शायद इसलिए ताकि सड़क की धूल और शोर घर के अंदर ना आए। बिल्कुल, ये नगर निगम वाली आपकी तुलना बहुत सटीक है। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कुशल नागरिक प्रशासन की ओर इशारा करता है। ये ढांचा रातों रात नहीं बन सकता। इसके लिए इंजीनियरिंग का ज्ञान, गणितीय समझ और सबसे बढ़कर एक ऐसा समाज चाहिए जो स्वच्छता को महत्व देता हो। लेकिन इतने शानदार शहर बनाने, उन्हें बनाए रखने, पक्की ईंटों के भट्ठे चलाने और इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत रही होगी, है ना? बिल्कुल, बिना मजबूत इकोनॉमी के ये संभव नहीं है। तो हड़प्पा वासियों की आमदनी का जरिया क्या था? हमारे स्रोत में अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य आधार बताए गए हैं: कृषि, पशुपालन और व्यापार। हाँ, खेती की बात करें तो वे गेहूं, जौ, मटर जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन एक तथ्य जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही हाई यील्ड है, मतलब जो अक्सर पूछा जाता है, वो ये है कि सिंधु घाटी के लोग पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने वाले लोग थे। और ये कपास ही उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा हथियार था। प्राचीन यूनानियों ने जब इस कपास को देखा तो उन्होंने इसे सिंडन नाम दिया। सिंडन? हाँ, जो सिंधु शब्द से ही निकला है। यानी उनकी पहचान ही उनके इस बेहतरीन उत्पाद से जुड़ गई थी। अरे वाह, सिंडन ये नाम एग्जाम्स की ये याद रखना वाकई जरूरी है। और पशुपालन में भी उनकी अच्छी पकड़ थी, है ना? बिल्कुल, वे कुबड़ वाले सांड को बहुत पूजनीय मानते थे, जो मोहरों पर भी दिखता है। इसके अलावा वे हाथी और गेंडे से भी परिचित थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है जो अक्सर उम्मीदवारों को उलझा देता है। शेर वाला पॉइंट? हाँ, इतनी तरह के जानवरों से परिचित होने के बावजूद पूरी सभ्यता में कहीं भी शेर के होने का कोई प्रमाणिक साक्षी नहीं मिला है। ये एक बहुत ही क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। बाघ के साक्ष्य हैं, हाथी और गैंडे के हैं, हाँ। लेकिन शेर के नहीं। और घोड़ों को लेकर भी तो थोड़ा विवाद है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ जगह जैसे कालीबंगा, सुरकोटदा और बनावली से जुते हुए खेत और मिट्टी के हल के साथ साथ सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन वे सभ्यता के बिल्कुल अंतिम चरण के माने जाते हैं। मतलब सामान्य तौर पर उनके जीवन में घोड़े का वो महत्व नहीं था। नहीं, वो महत्व तो बाद में वैदिक काल में आर्यों के समय देखने को मिलता है। अच्छा, अब अगर हम व्यापार की बात करें तो यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? वो ये कि खुदाई में पूरी सिंधु घाटी के भीतर से एक भी सिक्का नहीं मिला है, यानी कोई मुद्रा प्रणाली नहीं थी। हाँ, ये बात सच है। फिर भी वे ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के विदेशी इलाकों के साथ समुंदर के रास्ते व्यापार कर रहे थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में तो इस क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। बिल्कुल, मेलुहा। तो मेरा सवाल ये है कि बिना सिक्कों या मुद्रा के सिर्फ वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम के आधार पर इतना बड़ा समुद्री व्यापार कैसे संभव हुआ होगा? क्या ये बहुत मुश्किल नहीं था? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें तो उन्होंने इसका एक बहुत ही तकनीकी समाधान निकाल लिया था। कैसा समाधान? और वो समाधान था उनकी मोहरें या सील्स। कांसे और मनके बनाने के उद्योग के साथ साथ ये मोहरें उनके व्यापार की रीढ़ थीं।
अच्छा। जब सामान से भरे बोरों को किसी दूसरी जगह भेजना होता था तो उनके मुंह को रस्सी से बांधकर उस पे गीली मिट्टी लगाई जाती थी और फिर उस पर मोहर की छाप छोड़ दी जाती थी। ये तो बिल्कुल आज के ट्रेडमार्क या फिर अमेज़न के टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग टेप जैसा हो गया। बिल्कुल सटीक उपमा है। अगर मिट्टी की छाप टूटी हुई है मतलब रास्ते में सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी बल्कि भेजने वाले की पहचान भी थी। क्या बात है। और इस बाटर सिस्टम को सफल बनाने के पीछे उनके सटीक माप तौल के बाटों का बहुत बड़ा हाथ था। उनके बाट मुख्य रूप से 16 के गुणांक में होते थे। 16 के गुणांक यानी मल्टीपल्स ऑफ 16। हाँ, जैसे 16, 32, 64, 160 आदि। ये मानीकरण फिर से हमें उसी रहस्य की तरफ ले जाता है कि व्यापारिक ईमानदारी और गणितीय सटीकता पूरे साम्राज्य में एक समान थी। बहुत खूब। अर्थव्यवस्था और वास्तुकला से आगे बढ़कर अब उस समाज के अंदर झांकते हैं। उनका धर्म और उनकी जीवन शैली क्या थी? क्योंकि जब तक हम किसी समाज की सोच को नहीं समझते, इतिहास अधूरा रहता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है कि समाज संभवतः पदानुक्रमित था, जिसमें व्यापारी और पुरोहित वर्ग ऊपर थे और खुदाई में भारी संख्या में मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियां, जिन्हें मातृ देवी की मूर्तियां कहा जाता है, मिली हैं। हाँ, मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियां मिली हैं। इसके आधार पर कई इतिहासकारों का मानना है कि उनका समाज शायद मात्र सत्तात्मक या मैट्रियार्कल रहा होगा। लेकिन तो इस सब का क्या मतलब है? मैं यहाँ एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगी। बिल्कुल पूछिए। चूंकि हम उनकी लिपि को आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो क्या केवल मिट्टी की मूर्तियों के मिलने के आधार पर समाज को सीधे मात्र सत्तात्मक मान लेना एक बहुत बड़ा अनुमान या अजम्पशन नहीं है? ये क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। मैं आपकी इस सोच की सराहना करता हूँ और आप सही दिशा में सोच रही हैं। देखिए, इतिहासकार हमेशा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सबसे संभावित सिद्धांत बनाते हैं। जब लगभग हर घर से मातृ देवी की मूर्ति मिलती है तो ये स्पष्ट संकेत है कि स्त्री का बहुत सम्मान था और पूजा की जाती थी। हाँ, वो तो स्पष्ट है। लेकिन क्या राजनीतिक सत्ता भी महिलाओं के हाथ में थी? ये कहना मुश्किल है। इसीलिए जिम्मेदार इतिहासकार हमेशा इसे संभावित रूप से मात्र सत्तात्मक कहते हैं, इसे पूर्ण सत्य घोषित नहीं करते। और यही कारण है कि इसे अनुमानित कहा जाता है। ये स्पष्टता एग्जाम्स के लिए बहुत काम की है। धर्म के मामले में एक और बहुत ही प्रसिद्ध साक्ष्य है पशुपति महादेव की मुहर। हाँ, ये मुहर बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर एक त्रिमुखी पुरुष देवता ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और यूपीएससी के लिए उनके चारों ओर जो जानवर हैं उनकी सूची बहुत अहम है। बिल्कुल। देवता के दाईं ओर हाथी और बाघ हैं, बाईं ओर गैंडा और भैंसा हैं और उनके पैरों के पास 2 हिरण बैठे हैं। ये मुहर इतनी प्रभावशाली है कि इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना गया। और इसके अलावा वे लोग प्रकृति पूजा, लिंग और योनि पूजा भी करते थे, है ना? हाँ, और बहुत सारे ताबीज भी मिले हैं जो बताते हैं कि उनका जादू टोने में भी विश्वास था। और अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के बारे में क्या? उसमें भी विविधता थी। पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार ये सब होते थे और ज्यादातर शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। अच्छा, कला और तकनीक में भी वे काफी आगे थे। जैसे मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। हाँ, वो लुप्त मोम पद्धति या लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी थी। लेकिन एक जगह जहां आकर हम आज भी बेबस महसूस करते हैं वो है उनकी लिपि। स्रोत के अनुसार उनकी लिपि भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक है और इसे लिखने की शैली बाउस्ट्रोफेडन कहलाती है। ये बाउस्ट्रोफेडन क्या होता है? देखिए, इस शैली में पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती है और फिर दूसरी लाइन बाएं से दाएं। ये एक सांप के चलने जैसी आकृति बनाती है। और क्योंकि ये वर्णमाला नहीं बल्कि चित्र हैं, इसलिए इसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। बिल्कुल। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुख्य परीक्षा या मेंस के नजरिए से गेम चेंजर है। एक सभ्यता जो इतनी उन्नत थी, उसका पतन कैसे हो गया? स्रोत बताता है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका क्रमिक पतन शुरू हुआ और इसके कई सिद्धांत हैं जो मिलान करने वाले प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पुराना सिद्धांत तो आर्यों के आक्रमण का था ना, जो आर.एम. व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। हाँ, लेकिन अब वो पूरी तरह खारिज हो चुका है। हाँ, क्योंकि पुराने समय में ऋग्वेद के पुरंदर शब्द और कंकालों के आधार पर इसे सच माना जाता था, लेकिन आधुनिक शोध ने इसे पलट दिया है। बिल्कुल।
अब वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पर्यावरणीय कारणों को ज्यादा माना जाता है। जैसे एसआर राव, मैके और जॉन मार्शल का मानना था कि बाढ़ से पतन हुआ। क्योंकि वहां गाद की कई परतें मिली हैं। और ओरलस्टीन और एएन घोष का सिद्धांत जलवायु परिवर्तन और रेगिस्तान के प्रसार का है। हाँ, और एमएस वत्स और एचटी लैम्ब्रिक मानते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया होगा। एक सिद्धांत फेयर सर्विस का भी है, पारिस्थितिक असंतुलन का। बिल्कुल, इतने बड़े पैमाने पर 421 वाली पकी हुई ईंटें बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई होगी, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई अचानक अंत नहीं हुआ, बल्कि नगरीय तत्वों का पतन हुआ और लोग ग्रामीण बस्तियों में चले गए, जिसे हम ग्रेजुअल डी-अर्बनाइजेशन कहते हैं। हाँ, ग्रेजुअल डी-अर्बनाइजेशन। तो इस पूरे सत्र को समेटते हुए मैं सभी उम्मीदवारों को याद दिलाना चाहूंगी कि नगर नियोजन, 4.21 की ईंटें, 16 के गुणांक वाले बाट, सिंडन और पशुपति मुहर के जानवर, ये सभी परीक्षा के लिहाज से गोल्डन पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, इन्हें अच्छे से याद रखना चाहिए। नहीं किसी बड़ी सेना या राजा के महल के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। फिर भी मांडा से लेकर दैमाबाद तक हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में ईंटों का अनुपात और मापतौल बिल्कुल एक समान कैसे थे? बिना किसी केंद्रीय डिक्टेटरशिप या सेना के डर के इतना सटीक मानकीकरण कैसे लागू किया गया होगा? इस सच में बहुत हैरान करने वाला है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब आप इतिहास पढ़ें तो इस नजरिए से जरूर सोचिएगा।